हेलो एवरीवन दोस्तों, इकरा आईएएस वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है। 22 मार्च से 28 मार्च इस एक हफ्ते के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंट्रीज कैन इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमाइन वॉर क्राइम्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर हम कंट्रीज की बात करें, देशों की बात करें, तो किन किन तरीकों से वॉर क्राइम्स उनकी जांच कोई देश कर सकता है। ठीक है, सो थ्रू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी, क्रिएटिंग अ ट्रिब्यूनल और कोर्ट बाय अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड स्टेट्स, थ्रू देयर ओन लॉज फॉर प्रोसिक्यूटिंग वॉर क्राइम्स। तो दोस्तों तीनों ही तरीके हैं। ठीक है, तीनों ही तरीके यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक चौथा तरीका भी होता है। वो क्या होता है, अगर यूएन यूनाइटेड नेशन जो है कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी कमीशन के ऊपर ये चीज डाल दे कि भैया आपको वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेट और डिटरमाइन करना है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। कम्युनिटी रिजर्व इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Any state government can declare community-owned forest area as community reserve if locals are willing to participate in conservation efforts for same. Community reserves receives same legal protection as national parks and wildlife sanctuaries. तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे एस्टैब्लिश नहीं किया गया। ठीक है, ये जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं इन्हें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, आप सभी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पढ़ा होगा, उसका अमेंडमेंट किया गया था और 2002 में उस अमेंडमेंट के द्वारा कम्युनिटी रिजर्व को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, फॉल्स है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, तो राज्य सरकार जो है कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है अगर वहां के जो लोकल हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया की कंजर्वेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हों। कम्युनिटी रिजर्व्स जो हैं बेसिकली उन्हें वही लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त होती है जो कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को होती है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट छोड़ दें तो बाकी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला, it assists in the establishment of a multilateral system of payments and the elimination of foreign exchange restrictions. It promotes high employment and reduce poverty around the world. It assists member countries by temporarily providing financial resources to correct maladjustment in their balance of payments. तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि जब इंडिया ने 90s में बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा जो क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल इशू जब हमारा हुआ था, तो हमने भी आईएमएफ से मदद मांगी थी और आईएमएफ ने हमारे सामने कई सारी शर्तें भी रखी थी। सो तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है कि मेंबर कंट्रीज को ये असिस्ट करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टेम्पररी ये प्रोवाइड करता है ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी इशू है वो सॉर्ट हो सके। सो तीसरा स्टेटमेंट तो आप इंडिया के ही एग्जाम्पल से करेक्ट करके आ सकते हो। साथ ही साथ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों को भी, पॉवर्टी रिड्यूस, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट, ये सारी चीजें भी आईएमएफ करता ही है, बिल्कुल करता है। और पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से वर्बैटिम करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, सो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करना और साथ ही साथ गरीबी पूरे विश्व में खत्म करना, कम करना, ये सारा कुछ इसका एम है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। It is a central state scheme which aims to cushion farmers against crop loss. Under the scheme, farmers only bear 1.5 to 5% of the premium. The scheme is made mandatory for farmers who availed institutional finance. तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, हालांकि इसको आए अब अच्छा खासा समय हो चुका है, 2016-17 के खरीफ सीजन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है
और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। अलग-अलग बेसिकली रबी के लिए अलग, खरीफ क्रॉप्स के लिए अलग, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग प्रीमियम है, तो जो कि 1.5 से 5% का है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 2020 के पहले तक ये चीज मैंडेटरी थी, लेकिन अब जो है इसे वॉलेंटरी कर दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज सीखने को मिली कि कोई स्कीम अगर 2016-17 में भी आई है ना, तो भी अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ है एक आध साल पहले, तो वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। Then question number 5, consider the following statements regarding WPI and CPI। तो ये तो एक बहुत ही फेमस सा सवाल है इकोनॉमिक्स का। While WPI is dominated by the prices of primary articles, the CPI is dominated by the prices of food articles. While WPI based inflation data is compiled by Ministry of Statistics and Program Implementation, and CPI based inflation data is compiled by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. If services such as transport, education, recreation, and personal care get costlier, then retail inflation will rise, but there will be no impact on wholesale price inflation. So तीन statements हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कौन सा है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, WPI और CPI की अगर हम कंपाइलेशन की बात करें ना, तो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा को स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कंपाइल करती है, जबकि जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा है उसे DPIIT, यानी कि यहाँ पे ये इंटरचेंज्ड है, टोटली ये स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है। सिंपल सा आंसर है, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट आंसर होगा इसका, दैट इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सी स्नॉट। Sea snot is a slimy layer of grey or green sludge in the sea. It is formed when algae are overloaded with nutrients as a result of water pollution combined with the effects of climate change. If unchecked, it can collapse to the bottom and cover the sea floor, causing major damage to the marine ecosystem. So दोस्तों तीन statements हैं with respect to sea sludge, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे वर्बैटिमली करेक्ट हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा सीज में, समुद्र में एक स्लिमी लेयर, एक बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि पतली सी लेयर ग्रीन स्लज की जो जमा हो जाती है, जो कि मरीन इकोसिस्टम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है, और अगर इसे चेक नहीं किया गया तो ये बेसिकली इट कैन कोलैप्स टू द बॉटम, ये सी फ्लोर को कवर कर लेगी, और ज्यादा फिर वो मरीन पॉल्यूशन जो है वो होगा। Question number 7, consider the following regarding integrated hybrid modular construction technology. The hybrid modular construction makes the permanent structural components and auxiliary structural components independent of each other. It saves the cost, time, and manpower required in construction. It includes interchangeability and allows removable modules to be conveniently installed, disconnected, and relocated. सो गाइज, हाइब्रिड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, ये एक रिवॉल्यूशनरी अल्टरनेटिव है, जो हम ट्रेडिशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस देखते हैं उसका ये एक अल्टरनेटिव है। साथ ही साथ इसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी चेंज किया है, एंड इट रिलाइज ऑन द आइडिया ऑफ मेकिंग द टू बेसिक यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, पैसा बचाता है, समय बचाता है, और मैन पावर भी बचाता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे सही हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। Then question number 8, which of the following reports are published by UNCTAD, यानी कि United Nations Conference on Trade and Development? Trade and Development Report, Digital Economy Report, World Investment Report, Global Economic Prospects Report. So guys, Global Economic Prospects Report की अगर हम बात करें तो वो UNCTAD का काम नहीं है। हाँ, उसके अलावा बाकी तीनों रिपोर्ट्स UNCTAD द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। ओके, UNCTAD स्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA कहते हैं, इन द ईयर 1964। ओके, सो ये यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है, और साथ ही साथ इट आल्सो मेजर्स द प्रोग्रेस मेड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 का एजेंडा है। ठीक है, सो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई। देन एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वो भी UNCTAD पब्लिश करता है। ठीक है, सो आप कमेंट्स में बताइएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए।
Question number 9 regarding icebergs. An iceberg is a large piece of freshwater ice that has broken off a glacier or an ice shelf and is floating freely in open water. The ocean currents influence the movement of iceberg. Icebergs carry dust which fertilizes ocean plankton. So guys, ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी होगा बी। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, सही हैं। ठीक है, आइसबर्ग जो है एक लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस जो कि किसी ग्लेशियर का टूटा हुआ हिस्सा होता है और वो बहुत ही फ्रीली जो है फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, इट बेसिकली इट ट्रैवल विद ओशन करेंट्स एंड ये सारी चीजें पूरी तरीके से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा यहाँ पे बी। Then question number 10. Consider the following statements regarding Alzheimer's disease. It's a progressive brain disorder that typically affects older people. It does not affect the ability to perform day-to-day activities. There is no cure for Alzheimer's disease. तीन statements हैं यहाँ पे आपके सामने with regards to Alzheimer's disease. So guys, देखिए, it does not affect the ability to perform day-to-day abilities. Second statement जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, जो कि एक सिंड्रोम है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज, मूड चेंज, तो अल्टीमेटली डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने की एबिलिटी पे तो असर पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है। और साथ ही साथ ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मैसेज कैरिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला और तीसरा यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो क्योर क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 and 3, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिंथेटिक बायोलॉजी. Synthetic biology is a technology which helps to manipulate biological organisms and processes by re-engineering cells. It is regulated internationally by the WHO. It can help in treating deadly diseases. So guys, देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे गलत है। WHO का एज सच रेगुलेटेड इंटरनेशनली गलत है, ये बोलना ही गलत होगा। Basically it's a revolutionary technology which can help us manipulate biological organisms, processes for human betterment. ठीक है, so unlike the nuclear domain, it is not at all regulated internationally. So second statement false है, बाकी दोनों सही होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। Consider the following regarding GSP, Generalized System of Preferences. The Generalized System of Preferences is a preferential tariff system which provides tariff reduction on various products. GSP cannot be imposed on developing countries. GSP comes under the purview of WTO. So guys, देखिए, Generalized System of Preferences की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना कि इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन डेवलपिंग कंट्री, दैट इज फॉल्स। ठीक है, दैट इज फॉल्स। बेसिकली इट्स अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स टैरिफ रिडक्शन ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। और साथ ही साथ MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो MFN अलग है, GSP अलग है। ठीक है, इन केस ऑफ GSP डिफरेंशियल टैरिफ जो है वो इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, थर्ड बिल्कुल सही है। इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ WTO, सो करेक्ट आंसर इज सी। Then which of the following are the primary source of edible oils? So guys, mustard, Niger, coconut, rice bran, soya bean. तो देखिए, प्राइमरी सोर्स में तो आपका सोयाबीन आएगा, बिल्कुल आएगा। देन उसके बाद मस्टर्ड आएगा, ग्राउंडनट आएगा। ठीक है, मस्टर्ड आएगा। देन उसके बाद नाइजर भी आएगा। और सेकेंडरी सोर्सेज में बात करें तो ऑयल पाम, कोकोनट, राइस ब्रान, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2 and 5, दैट इज बी। ओके, आपको पता ही है कि हमें इंडिया को यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल्स, और मेजर सोर्स जो हैं वो है अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 14, ये रिपीट हो गया है, आइसबर्ग, ये अभी हमने सॉल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी रिपीट हो गया है। सो गाइस, आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। धन्यवाद।